साल 2007 में जापान में एक ऐसी घटना घटी जिसे सुनने के बाद हर कोई आश्चर्य में था कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। और इस घटना के अपराधी को पकड़ने के लिए भी जापान पुलिस को 2 साल लग गए, जबकि उस अपराधी को पकड़वाने के लिए जापान पुलिस प्रशासन ने 60 लाख रुपए का इनाम घोषित करवाया था। पर फिर भी इस अपराधी ने सबकी नाक में दम कर रखा था। हे एवरीवन, मैं हूं नम्रता चौहान और आइए जानते हैं जापान में घटी एक बहुत ही दर्दनाक घटना की पूरी कहानी। क्योंकि जब आपको पता चलेगा कि कैसे एक अपराधी जेल में बैठे बैठे करोड़ों रुपए कमा लेता है और उसे कोर्ट के द्वारा क्या सजा सुनाई जाती है, तो एक बार को आपको भी इन सब पर यकीन करना मुश्किल होगा। 30 दिसंबर 1984 को इंग्लैंड के वेरविकशायर में एक बच्ची का जन्म होता है जिसके पिता का नाम बिल हॉकर और उसकी माँ का नाम जूलिया हॉकर था। इस बच्ची के जन्म के बाद इस बच्ची के माता पिता इसका नाम लिंडसा हॉकर रख देते हैं। इस बच्ची के जन्म के बाद इसके माता पिता इसका नाम लिंडसे एन हॉकर रखते हैं। लिंडसे के जन्म के बाद उसके माता पिता उसे लेकर कोवेंट्री नामक जगह पर रहने आ जाते हैं। लिंडसे पढ़ाई लिखाई में काफी शार्प होने के कारण उसका एडमिशन इंग्लैंड की वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स में होता है, जहां से वो 2006 में बायोलॉजी में अपनी ग्रेजुएशन पूरी करके डिग्री हासिल करती है। साथ ही साथ लिंडसे मार्शल आर्ट्स की भी ट्रेनिंग लिया करती थी। ग्रेजुएशन के बाद लिंडसे को मास्टर्स डिग्री भी हासिल करनी थी, पर उससे पहले वो कुछ नया करना चाहती थी, जिसके चलते वो बतौर एक इंग्लिश टीचर जापान में जाने का फैसला ले लेती है। और कई बड़े इंस्टीट्यूट्स में इंटरव्यू देने के बाद उसका सिलेक्शन जापान के सबसे बड़े प्राइवेट इंग्लिश टीचिंग इंस्टीट्यूट नोवा में होता है, जिसके बाद लिंडसे की पोस्टिंग जापान के टोक्यो के ही कोएबा शहर में होने के कारण वो कोएबा में एक किराए के फ्लैट में और 2 लड़कियों के साथ रहने लगती है। अब लिंडसे अपनी फैमिली और अपने बॉयफ्रेंड से बहुत दूर कोएबा आकर रह रही थी, पर वो उनसे हमेशा ईमेल और फोन से कांटेक्ट में रहा करती थी। एक दिन लिंडसे और उसके बॉयफ्रेंड की ईमेल पर बात चल रही होती है और लिंडसे तभी अपने बॉयफ्रेंड को बताती है कि वो हाल ही में एक तात्सुया इचिहाशी नामक लड़के से मिली है। ये तात्सुया इचिहाशी ही इस कहानी का सबसे अहम किरदार है। तात्सुया का जन्म 5 जनवरी 1979 को जापान के जुगु में हुआ था। उसकी माँ पेशे से एक डेंटिस्ट और पिता शहर के जाने माने डॉक्टर्स में से एक थे। और क्योंकि तात्सुया के माता पिता खुद डॉक्टरी लाइन में थे, तो वो अपने बेटे को भी पढ़ा लिखा कर एक अच्छा डॉक्टर बनाना चाहते थे। पर क्योंकि तात्सुया पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं था, तो वो डॉक्टर नहीं बनना चाहता था। लेकिन 2005 में वो जापान की एक यूनिवर्सिटी से डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर से ग्रेजुएशन पूरी करके डिग्री प्राप्त कर लेता है। लेकिन इसके बाद भी वो कोई काम नहीं करता और अपने गुजारे के लिए वो पूरी तरीके से अपने माता पिता पर ही निर्भर होता है, जिसके लिए उसके माता पिता उसे महीने के 50 से 60 हजार रुपए दे दिया करते थे। इचिहाशी को मार्शल आर्ट्स का भी काफी शौक था, जिसमें कि वो ब्लैक बेल्ट होल्डर भी था। साथ ही साथ उसे जिम जाना और घूमने फिरने का भी बड़ा शौक था। इसके बाद एक बार जब लिंडसे हॉकर ट्रेन से काम के बाद वापस अपने घर लौट रही थी, तभी ट्रेन में एक लड़का उसके पास आता है और कहता है कि आप मेरी इंग्लिश टीचर हैं। मगर लिंडसे उसे कुछ पहचान नहीं पाती और कहती है कि मुझे तो तुम्हारा चेहरा याद नहीं है, मैं तुम्हें पहली बार देख रही हूँ, शायद तुम मुझ में और तुम्हारी टीचर में कंफ्यूज हो रहे हो। तो जवाब देते हुए लड़का कहता है, नहीं, मेरा नाम तात्सुया इचिहाशी है, शायद आप भूल रही हैं, लेकिन आप मेरी ही इंग्लिश टीचर हैं। इसके बाद दोनों आपस में बातचीत करने लगते हैं। तभी तात्सुया लिंडसे से कहता है कि मैं आपसे इंग्लिश क्लासेस में तो पढ़ता ही हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप मुझे इंग्लिश की स्पेशल क्लासेस भी दे, ताकि मेरी इंग्लिश और भी बेहतर हो सके। तो लिंडसे समय की कमी होने की वजह देते हुए उसे स्पेशल क्लासेस के लिए साफ इनकार कर देती है। पर वो लड़का उसे और ज्यादा दबाव देते हुए कहता है, मगर आप चाहे तो मुझे हफ्ते में 2 से 3 घंटे की ही क्लास दे दिया करे और मैं आपको फीस के तौर पर 1 घंटे के $35 दे दिया करूंगा। ये ऑफर सुनकर लिंडसे हॉकर तात्सुया की क्लासेस लेने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन एक शर्त पर कि मैं तुम्हारे घर पर नहीं बल्कि किसी और जगह पर क्लासेस लिया करूंगी। और तात्सुया और लिंडसे आपसी सहमति से ये तय करते हैं कि क्लासेस शहर के एक बड़े कैफे में होगी। इतना कहने के बाद लिंडसे का स्टेशन आ जाता है और वो ट्रेन से उतरकर पार्किंग से अपनी साइकिल लेकर अपने घर की तरफ बढ़ती है। लिंडसे थोड़ी ही दूरी पर पहुंचती है कि वो देखती है कि तात्सुया, जो अभी अभी उसे ट्रेन में मिला था, वो उसके पीछे पीछे आ रहा है। लिंडसे उससे पीछा छुड़ाने के लिए तेजी से अपनी साइकिल चलाने लगती है, पर तात्सुया उसका पीछा करना नहीं छोड़ता। जब लिंडसे अपने घर के थोड़ी पास ही होती है, तो तात्सुया उसे कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, शायद मैंने आपको परेशान कर दिया है, मैं बस आपको सॉरी कहने के लिए ही यहाँ आया था। और लिंडसे उसे कहती है कि ठीक है, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, अब तुम यहाँ से जाओ। पर तात्सुया उसे कहता है कि मुझे बहुत प्यास लगी है,
आप मुझे बस एक ग्लास पानी पिला दीजिए, फिर मैं चला जाऊंगा। और पानी पीने के बहाने से तात्सुया इचिहाशी लिंडसे हॉकर के घर के अंदर दाखिल हो जाता है, जहां उसे दिखाई देता है कि वहां अंदर लिंडसे के साथ उसकी 2 रूममेट्स और रह रही होती है। लिंडसे फिर अपनी रूममेट से तात्सुया का इंट्रोडक्शन अपने स्टूडेंट के तौर पर करवाती है और तात्सुया के लिए पानी लेने अंदर चली जाती है। तब तक तात्सुया वहीं बैठ जाता है और एक कागज पर लिंडसे की कुछ मिनटों में ही एक स्केच तैयार कर उस पर अपना नाम, मोबाइल नंबर और स्काइप आईडी लिखकर लिंडसे को देते हुए कहता है कि आप अपने वादे के मुताबिक मुझे इंग्लिश सिखाने आएंगी, और तुरंत ही वहां से निकल जाता है। जिसके बाद 24 मार्च 2007 को दोपहर के करीब 2 बजे के आसपास लिंडसे और तात्सुया एक कैफे में अपनी इंग्लिश क्लास के लिए मिलते हैं। लिंडसे करीब 1 घंटे तक तात्सुया को इंग्लिश पढ़ाती है और जब क्लास पूरी हो जाती है और पैसे देने की बारी आती है तो तात्सुया घबरा कर कहता है कि माफ करना, मैं तो पैसे घर पर ही भूल गया हूँ। अगर आपको कोई तकलीफ ना हो तो आप मेरे साथ चलिए, मैं वहीं पर आपको आपके पैसे दे दूंगा। और लिंडसे भी तात्सुया के साथ पैसे लेने जाने के लिए तैयार हो जाती है। फिर वो दोनों एक टैक्सी लेकर थोड़ी ही देर में तात्सुया के घर के नीचे पहुंच जाते हैं, जहां लिंडसे उसे कहती है कि तुम मुझे यहीं पर पैसे लाकर दे दो। पर तात्सुया किसी तरह लिंडसे को अपने घर के अंदर चलने को मना लेता है, जिसके बाद लिंडसे टैक्सी ड्राइवर से कहती है कि वो वहीं उसका इंतजार करे और तात्सुया के साथ पैसे लेने अंदर चली जाती है। इसके बाद ड्राइवर करीब 7 मिनट तक लिंडसे के आने का इंतजार करता है और उसके ना आने पर वो वहां से वापस चला जाता है। अब तक शाम भी हो चुकी थी और लिंडसे की रूममेट्स भी उसके आने का इंतजार कर रही थी, पर लिंडसे का तो कुछ आता पता ही नहीं था। कई बार लिंडसे से कांटेक्ट करने की कोशिश और बहुत वक्त गुजर जाने के बाद लिंडसे की दोस्त उसके गायब होने की खबर वहां की लोकल पुलिस को देती है, पर क्योंकि लिंडसे हॉकर को गुम हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ था, इसीलिए पुलिस कोई FIR दर्ज नहीं करती और लिंडसे के वापस आने का इंतजार करती है। जब लिंडसे 25 और 26 मार्च को अपने इंस्टीट्यूट क्लासेस लेने नहीं पहुंचती तो इंस्टीट्यूट द्वारा लिंडसे के माता पिता को ये जानकारी दी जाती है कि आपकी बेटी 2 दिनों से इंस्टीट्यूट क्लासेस लेने के लिए नहीं आ रही है और ना ही उनसे कोई कांटेक्ट हो पा रहा है। अब क्योंकि 2 दिन बीत चुके होते हैं लिंडसे के लापता होने को, तो लिंडसे की रूममेट्स की शिकायत पर पुलिस FIR दर्ज कर लेती है और लिंडसे की खोज शुरू कर देती है। और सबसे पहले पुलिस लिंडसे के रूममेट्स का बयान दर्ज करती है, जिसमें उन्हें कुछ पता नहीं चलता। पर जब लिंडसे के कमरे की तलाशी ली जाती है तो पुलिस को वही स्केच हाथ लगता है जो कि कुछ दिनों पहले तात्सुया इचिहाशी ने लिंडसे को बना कर दिया था। जब पुलिस इस स्केच के बारे में लिंडसे की रूममेट से पूछती है तो वो पुलिस को बताती है कि कुछ दिनों पहले ही लिंडसे का एक स्टूडेंट उसके साथ घर आया था। उसी ने लिंडसे को ये स्केच बनाकर सौंपा था और क्योंकि उस स्केच पर तात्सुया का नाम, नंबर और स्काइप ID लिखी हुई थी तो पुलिस को उसके बारे में जानकारी हासिल करने में कुछ ज्यादा समय नहीं लगता। और थोड़ी ही छानबीन के बाद पुलिस के हाथ एक CCTV फुटेज लगती है जिसमें लिंडसे को आखिरी बार देखा गया था, जहां भी वो तात्सुया के साथ ही नजर आ रही थी। जब पुलिस तात्सुया की डिटेल्स निकलवाती है तो उसमें उन्हें छोटे मोटे झगड़े को छोड़कर तात्सुया का और कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं मिलता। इसलिए अब तक पुलिस का शक तात्सुया इचिहाशी पर तो बिल्कुल भी नहीं गया था। पर फिर भी क्योंकि लिंडसे को आखिरी बार तात्सुया के साथ ही देखा गया था तो पुलिस लिंडसे के बारे में पूछताछ करने तात्सुया के घर पहुंचती है। और क्योंकि जापान के नियमों के अनुसार अगर पुलिस के पास कोर्ट से परमिशन और कोई वैलिड रीजन नहीं हो तो वो किसी के दरवाजे पर नॉक भी नहीं कर सकते, इसीलिए तात्सुया के घर सिर्फ 2 पुलिस ऑफिसर पूछताछ करने के लिए पहुंचते हैं, पर उन्हें तात्सुया का घर बंद मिलता है। तो पुलिस वाले तात्सुया के पड़ोसियों से उसके बारे में पूछताछ करना शुरू कर देते हैं, जिसमें उन्हें एक पड़ोसी बताता है कि कल तात्सुया के घर से बहुत आवाजें आ रही थी और लग रहा था कि किसी चीज को तोड़ा जा रहा हो। जिसके बाद पुलिस वाले तात्सुया के घर के बाहर से ही उसके घर का मुआयना करने लगते हैं और वो पाते हैं कि तात्सुया इचिहाशी के घर की सारी लाइट्स ऑफ है और करीब जाने पर घर के अंदर से कुछ खटपट की भी आवाजें सुनाई दे रही थी। ये स्थिति देखकर वो दोनों ऑफिसर्स तुरंत अपने पुलिस स्टेशन फोन करके अपनी टीम को तात्सुया इचिहाशी के घर बुला लेते हैं और शाम के करीब 7 बजे तक 7 और पुलिस अधिकारी वहां पहुंच जाते हैं और अपनी पोजीशंस लेकर तात्सुया इचिहाशी का उसके घर से बाहर आने तक इंतजार करते हैं। इंतजार करते करते करीब 2 घंटे बीत जाते हैं, लेकिन तात्सुया अब तक अपने घर से बाहर नहीं आता है। पुलिस फिर भी वहीं रहकर इचिहाशी का इंतजार ही कर रही होती है। तभी तात्सुया बड़ी तेजी से अपने घर का दरवाजा खोलकर पीठ पर एक छोटा सा बैग टांगकर वहां से भागने की कोशिश करता है। दरवाजे के पास ही तैनात पुलिस ऑफिसर उसे रोकने की कोशिश करता है और क्योंकि उस वक्त इन पुलिस अधिकारियों के पास वॉकी टॉकी नहीं था
तो ऊपर के फ्लोर पर तैनात पुलिस वाले ग्राउंड फ्लोर पर खड़े पुलिस ऑफिसर्स को तात्सुया के घर से निकलने की खबर नहीं पहुंचा पाते, जिसके चलते तात्सुया पुलिस के हाथों से निकल जाता है। जिसके बाद जब पुलिस तात्सुया के घर के अंदर दाखिल होती है तो पाती है कि अंदर का सारा सामान बिखरा पड़ा है। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये थी कि तात्सुया के बाथरूम से बाथटब भी गायब था। लग रहा था कि उसे आजकल में ही तोड़ा गया हो। पुलिस जब तलाशी लेते लेते तात्सुया के घर की बालकनी तक पहुंचती है तो उन्हें बालकनी में वो बाथटब मिलता है जो बाथरूम से निकाला गया था। जब पुलिस उस बाथटब के करीब पहुंचती है तो सामने का नजारा देखकर दंग रह जाती है, क्योंकि वो बाथटब चिकनी मिट्टी, जिसे हम बालू कहते हैं, उससे भरा हुआ था और उस मिट्टी के नीचे लिंडसे की लाश दफन होती है। लिंडसे की बॉडी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है। उसके सर के बालों को पूरी तरह शेव कर दिया गया था। उसके शरीर पर कई सारे घाव के निशान थे और शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। उस बाथटब में लिंडसे की बॉडी को जल्द से जल्द डिकम्पोज करने के लिए कई सारे डिकम्पोजिंग एलिमेंट्स भी मिलाए गए थे। अब सारा सच पुलिस के सामने पानी की तरह साफ हो गया था कि तात्सुया इचिहाशी ने ही लिंडसे हॉकर का कत्ल कर दिया है और वो पुलिस से बचकर भागने में भी कामयाब हो चुका है। इसके बाद पुलिस इचिहाशी को पकड़ने के लिए अपने सारे पैतरे आजमाती है। जगह जगह शहर में इचिहाशी के पोस्टर्स भी लगवाए जाते हैं। साथ ही साथ पुलिस हर जगह इचिहाशी को ढूंढ रही होती है। इन सब के ही चलते 29 मार्च 2007 को पुलिस को तात्सुया के घर के पीछे एक बड़ी सी ट्रॉली मिलती है। जब उसकी जांच की जाती है तो पता चलता है कि लिंडसे हॉकर की बॉडी को ढकने के लिए जो मिट्टी के थैले लाए गए थे उसके लिए इसी शॉपिंग ट्रॉली का इस्तेमाल किया गया था। पुलिस इस ट्रॉली की जांच ही कर रही होती है कि तभी पुलिस को एक खबर मिलती है कि तात्सुया इचिहाशी को अभी अभी ईस्ट टोक्यो में स्थित लव होटल में देखा गया है। ये खबर सुनते ही तुरंत पुलिस की एक टीम उस होटल में छापेमारी करने पहुंचती है, पर अनफॉर्चुनेटली तात्सुया तब तक वहां से निकल जाता है और पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लग पाता। पुलिस भी ठान लेती है कि अब वो तात्सुया इचिहाशी को अपनी गिरफ्त में लेकर ही दम लेंगे। इसलिए जापान पुलिस तात्सुया इचिहाशी के दिखाई देने पर उसे पकड़वाने के लिए 6 लाख रुपए देने का ऐलान कर देती है। लेकिन फिर भी तात्सुया का कोई अता पता नहीं लग पाता, जिसके चलते साल 2008 आते आते इस केस की जांच लगभग धीमी हो जाती है। लेकिन क्योंकि केस अब तक आग की तरह पूरे जापान में फैल चुका था और लोगों की हमदर्दी लिंडसे हॉकर को लेकर बहुत ज्यादा हो रही थी, तो इस केस की जांच धीमी होने पर लोगों में पुलिस के लिए गुस्सा बढ़ रहा था और लिंडसे की फैमिली भी अब तक इंग्लैंड से जापान आकर अधिकारियों पर जांच जल्द से जल्द करने का दबाव बनाते हैं, जिसके चलते जापान के कई इलाकों में जस्टिस फॉर लिंडसे हॉकर जैसे कैंपेन भी शुरू हो जाते हैं। और इतना दबाव बढ़ने की वजह से जापान पुलिस 2008 के अक्टूबर महीने में एक बार फिर इस केस की जांच पड़ताल पूरे जोर शोर से शुरू कर देती है। इस बीच पुलिस को कई बार तात्सुया इचिहाशी के देखे जाने की खबर भी मिलती है, पर हर बार वो पुलिस के पहुंचने से पहले ही उस जगह से निकल चुका होता है। लेकिन फिर अक्टूबर 2008 के खत्म होते होते पुलिस की तरफ से एक स्टेटमेंट सामने आती है। वो ये थी कि पुलिस की तरफ से दबाव के चलते तात्सुया इचिहाशी ने आत्महत्या कर ली है। हालांकि अब तक इस बात का कोई ठोस सबूत पुलिस को नहीं मिला था और न ही तात्सुया इचिहाशी की कोई बॉडी हाथ लगी थी। जापानी मीडिया और लिंडसे के माता पिता द्वारा पुलिस पर इस केस को कमजोर करने के कई एलिगेशंस भी लगाए जाते हैं, लेकिन इतनी निंदा के बाद भी पुलिस की हर कोशिश इस केस को लेकर नाकामयाब साबित होती है। अब समय था मार्च 2009 का और लिंडसे की मौत को अब पूरे 2 साल बीत चुके थे। लिंडसे की दूसरी डेथ एनिवर्सरी पर उसकी याद में जापान में बड़े स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और लिंडसे के इंसाफ की मांग की जाती है। इतना ही नहीं, 26 जून 2009 को जापानीज नेशनल पॉलिसी एजेंसी की ओर से तात्सुया इचिहाशी पर रखी गई इनाम की राशि 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 60 लाख रुपए तक की कर दी जाती है। और एक दिन पुलिस को जापान के नागोया शहर से एक प्लास्टिक सर्जन से ये खबर मिलती है कि शायद उसने तात्सुया इचिहाशी की प्लास्टिक सर्जरी की है। आगे डॉक्टर बताते हैं कि कुछ महीनों पहले तात्सुया उनके क्लिनिक पर आया था और उसने प्लास्टिक सर्जरी की मदद से अपनी आईलिड्स फोल्ड करवाई थी। साथ ही साथ उसने अपनी नाक को थोड़ा और ऊपर उठवाया था और अपने गाल पर मौजूद 2 तिल भी हटवाए थे और अपने होठों को थोड़ा और मोटा करवाया था। ये जानकारी देते हुए डॉक्टर पुलिस वालों को सर्जरी के पहले और सर्जरी के बाद की फोटोग्राफ भी दे देता है, जो कि जापान पुलिस पूरे शहर में जगह जगह तात्सुया के पुराने पोस्टर्स हटवा कर नए पोस्टर्स के रूप में लगवा देती है। और इसके कुछ दिनों बाद ही शहर के एक मजदूर जब उन पोस्टर्स को देखता है
तो वो पुलिस को खबर करता है कि इन पोस्टर्स से मिलता जुलता हुआ एक लड़का उसके साथ ही एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करता है। ये खबर मिलने के बाद पुलिस बहुत ही सावधानी से आसोगा के उसी कंस्ट्रक्शन साइट पर तात्सुया को पकड़ने के लिए पहुंचती है और हमेशा की तरह इस बार भी तात्सुया वहां से जहाज के जरिए भागने की तैयारी में ही था, पर वो ऐसा कर पाता उससे पहले ही पुलिस उसे धर दबोचती है और उसे गिरफ्तार करने के बाद उसे 23 दिनों के लिए पुलिस रिमांड में भेज दिया जाता है। पहले कुछ दिनों तक तो तात्सुया हर बात को झुठला देता है, पर जब उससे सख्ती से पूछताछ की जाती है तो वो सारी बातें पुलिस को बताने को मंजूर हो जाता है और अपना गुनाह कबूल करते हुए बताता है कि जब उसने पहली बार लिंडसे हॉकर को ट्रेन में देखा था तभी उसने लिंडसे का बलात्कार करने का फैसला कर लिया था, जिसके बाद वो लिंडसे हॉकर पर कई दिनों तक नजर रखता रहा और एक दिन लिंडसे से झूठ बोलकर उससे इंग्लिश कोचिंग ली और एक दिन पैसे देने के बहाने उसे अपने घर ले आया। जब वो लिंडसे को अपने घर में लाया तभी उसने लिंडसे से जबरदस्ती करनी चाहिए, पर क्योंकि लिंडसे को मार्शल आर्ट्स आता था वो तात्सुया पर हावी होने लगी और क्योंकि तात्सुया भी मार्शल आर्ट्स में ब्लैक बेल्ट होल्डर था उसने एक बार लिंडसे की गर्दन पर किया, जिससे कि उसकी गर्दन की हड्डी टूट जाती है और वो बेहोश हो जाती है, जिसके बाद वो लिंडसे के साथ बड़ी ही बेरहमी से बलात्कार करता है और उसके बाद लिंडसे की गला दबाकर हत्या कर देता है और लिंडसे की लाश को ठिकाने लगाने के लिए वो बाहर जाकर कई डिकम्पोजिंग एलिमेंट्स लेकर आता है और लिंडसे के सारे सामान को नष्ट करने के बाद उसके सर को शेव करने के बाद उसकी बॉडी को बाथटब में डालकर मिट्टी और डिकम्पोजिंग एलिमेंट से ढककर बालकनी में रख देता है और जब पुलिस उससे पकड़ने वहां आती है तो वो पुलिस को चकमा देकर वहां से निकल जाता है और एक शहर से दूसरे शहर छुपता फिरता है और जब वो इन सब से थक जाता है तो वो प्लास्टिक सर्जरी कराकर अपना चेहरा बदलवाने का फैसला लेता है। इसके बाद जब तात्सुया अपना बयान दे देता है तो उस पर लिंडसे हॉकर का बलात्कार, अपहरण और हत्या का केस चलाया जाता है। लिंडसे मर्डर केस की सुनवाई सीबा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में शुरू की जाती है और तात्सुया के बचाव में उसका वकील दलील देते हुए कहता है कि तात्सुया लिंडसे का खून नहीं करना चाहता था, बल्कि वो खून उससे गलती से हुआ और क्योंकि तात्सुया ने लिंडसे का मुंह और नाक अपने हाथों से बंद कर रखा था कि वो मदद के लिए चिल्ला ना सके, उस वजह से दम घुट जाने के कारण लिंडसे की मौत हो जाती है और लिंडसे की मौत अनजाने में हुई है। कोर्ट में लिंडसे के परिवार वालों की तरफ से तात्सुया को फांसी की सजा देने की मांग की जाती है और ये केस काफी समय तक यूं ही खिंचता रहता है। इसी बीच सितंबर 2010 में जापान में छपने वाले एक अखबार में तात्सुया इचियाशी लिंडसे के माता पिता से सार्वजनिक रूप में अपने किए की माफी मांगता है और जेल में रहते हुए ही तात्सुया इचियाशी एक किताब भी लिखता है जिसमें उसने लिंडसे से मिलकर उसकी हत्या करने तक की सारी कहानी लिख दी थी और कैसे उसने कई साल छुपते छुपाते काटे। जनवरी 2011 में जब ये बुक पब्लिश की गई तो ये बुक इतनी बिकी कि ये बुक बेस्ट सेलिंग बुक बन गई और तात्सुया जेल में रहते हुए ही इस किताब की बिक्री से करोड़ों रुपए कमा लेता है। हालांकि तात्सुया इस किताब की बिक्री से कमाए हुए सारे पैसे लिंडसे के माता पिता को देने का ऑफर देता है, मगर वो इस ऑफर को ठुकरा देते हैं। आगे चलकर तात्सुया की इस किताब पर जापान में एक फिल्म भी बनाई जाती है और इन्हीं सब के बीच फाइनली 21 जनवरी 2011 को शिबा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तरफ से तात्सुया इचियाशी को लिंडसे हॉकर की हत्या करने के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। इस सजा का विरोध करते हुए लिंडसे की फैमिली कोर्ट में तात्सुया को फांसी की सजा देने की मांग करती है, मगर कोर्ट ये कहकर उनकी अर्जी ठुकरा देती है कि फांसी की सजा इस केस के सिलसिले में काफी सख्त होगी और तात्सुया को फांसी नहीं दी जा सकती और क्योंकि इचियाशी की उम्र अभी 32 साल है तो संभावना है कि वो आगे चलकर सुधर जाएगा, इसीलिए उसे एक मौका और मिलना चाहिए। कोर्ट के इस फैसले की काफी आलोचना की जाती है और लोगों का कहना ये था कि जब 32 साल के बेरहम कातिल का फ्यूचर है तो क्या मरने वाली 22 साल की लिंडसे हॉकर का कोई फ्यूचर नहीं था। लेकिन इन सब का इचियाशी की उम्र कैद की सजा पर कोई असर नहीं होता और उसकी ये सजा बरकरार रखी जाती है। आपके इस केस के बारे में क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।